हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो क्या चल रहा है आपके जीवन में। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, अगर जीवन में कुछ परेशानी भी है तो कोई बात नहीं, परेशानी भी अच्छा होता है, लेकिन जीवन में आलस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आलस जो होता है परेशानी से खतरनाक होता है। अगर आपके जीवन में परेशानी है तो आप परेशानी को हरा के आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपके जीवन में आलस है, आप आलसी हैं, तो आप खुद से ही हार जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। ठीक है, तो जीवन का मतलब आगे बढ़ते रहिए और सीखते रहिए। हमने पिछली क्लास में आपको बताया कि चार्ज क्या होता है और चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में हमने आपको बताया। चार्ज हमने आपको बताया था कि चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी बॉडी पर, किसी मास पर। चार्ज जब भी आएगा तो मास के साथ आएगा, है ना। चार्ज कभी भी अकेले नहीं आता है। तो चार्ज की प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज होता है अट्रैक्टिव या रिपल्सिव नेचर का होता है। अगर देखिए सेम नेचर का चार्ज है, जैसे प्लस प्लस या माइनस माइनस, है ना, तो क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, यानी दूर ढकेलेगा। अगर अपोजिट नेचर का चार्ज है, जैसे प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, है ना, एक दूसरे के पास में लाएगा। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा कि जो है चार्ज जो होता है, एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है। अगर ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये चार्ज इस चार्ज पे एक फोर्स लगाएगा, है ना, तो अट्रैक्शन का फोर्स होगा। तो हमें यही पता करना है कि फोर्स कितना लगाएगा, किस फोर्स से एक दूसरे को खींचेगा। हमको ये तो पता है कि चार्ज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, या तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, लेकिन ये जो फोर्स लग रहा है अट्रैक्शन का या रिपल्सन का कितना लगेगा, इसके बारे में जिस व्यक्ति ने बताया उसका नाम था कूलम्ब। इसीलिए हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब लॉ। कूलम्ब लॉ ये बताएगा कि दोनों चार्ज हैं उनके ऊपर कितना जो है फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझते हैं कि कूलम्ब था कौन। ठीक है, इसका काम समझते हैं, क्योंकि भाई इतना बड़ा ला दिया तो इसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए, है ना। तो चलिए, कूलम्ब क्या होता है, ये कूलम्ब कौन था, पहला पॉइंट इसके बारे में हम लिखवा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यह समझिए कूलम्ब लॉ देता क्या है। ये देता है आपको इट गिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ चार्ज। ये चार्ज का क्वांटिटी एनालिसिस देता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वालिटी एनालिसिस पढ़ा। क्वालिटी का मतलब होता है कि चार्ज किस तरीके से काम करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। क्वांटिटी का मतलब होता है कि जो है चार्ज जो फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स कितना लगा रहे हैं। अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स तो लग रहा है, लेकिन कितना लग रहा है ये बात बताया कूलम्ब ने। ठीक है, तो ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है, ये चार्ज के बारे में बताता है कितना फोर्स लग रहा है, किस फोर्स से वो खींच रहा है या किस फोर्स से वो ढकेल रहा है। ठीक है, और ये कूलम्ब था कौन, इसका पूरा नाम था चार्ल्स कूलम्ब, है ना। चार्ल्स कूलम्ब ने ही कूलम्ब ला दिया था। और एक काम क्या करता था, इसका पेशा क्या था, यानी ये क्या करता था, ये एक फ्रेंच में जो है फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर था। कूलम्ब कौन था, कूलम्ब फ्रेंच में मिलिट्री इंजीनियर का काम करता था। ठीक है, इसने जो ला दिया वो ला इंपेरिकल ला था। कौन सा ला था, इंपेरिकल लॉ। इंपेरिकल लॉ का मतलब होता है कि एक ऐसा लॉ जिसे हम जो है एक्सपेरिमेंट करके बताते हैं। यानी एक्सपेरिमेंट करके, जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो हमारे सामने दिखता है, ऑब्जर्व करते हैं, तब हम बताते हैं कि हाँ भैया ऐसा काम हो रहा है, इसीलिए लॉ बन गया। ठीक है, तो उसी को कहते हैं इंपेरिकल लॉ। तो कूलम्ब ने इस लॉ को एक्सपेरिमेंट करके उसके बाद दिया था, इसीलिए इसे इंपेरिकल लॉ भी कहा जाता है। अब तक हमने समझा कि कूलम्ब कौन था, कूलम्ब का काम क्या था, और ये कौन सा ला दिया था। ठीक है, अब समझते हैं कि कूलम्ब ने जो ला दिया था एक्चुअल में ला था क्या। तो कूलम्ब ने ये बताया था कि चार्ज के बीच में फोर्स लगता है, या अट्रैक्शन का या रिपल्सन का, तो वो फोर्स कितना होगा, यही बात बताया था। ठीक है, तो वही बात मुझे बताया था, तो हम लिखेंगे यहाँ पे। अब हमारा सुलह होता है कूलम्ब्स लॉ, है ना।
कूलम्ब्स लॉ क्या था, इसका स्टेटमेंट क्या दिया था, ये स्टेटमेंट दिया था कि यहां से लिखते हैं, थोड़ा और जगह मिल जाएगा हमको। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन static charge is directly proportional to product of magnitude of charge and inversely proportional to square of distance between, ये बिटवीन है शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। ओके, देखिए ये इतना बड़ा लंबा चौड़ा स्टेटमेंट आपको दिख रहा होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा है क्या कि अगर आपके पास दो चार्ज हैं, एक मान लीजिए प्लस है और एक माइनस है, तो इन दोनों चार्ज के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहे हैं, इस फोर्स को बताया कूलम्ब लॉ ने। तो कूलम्ब ने ये कहा कि इनके बीच में जो फोर्स लगेगा इन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उनके बीच में जितनी दूरी है, जो भी दूरी है, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, बस यही सिंपल सा स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट यही है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, जो भी अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स लगेगा किसके बीच में, स्टैटिक चार्ज के बीच में, चार्ज हमेशा रुका हुआ रहना चाहिए, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो जो फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के, एंड और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, यानी चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये चीज पता किया किसने, कूलम्ब ने, कैसे, एक्सपेरिमेंट करके। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे आप इस स्टेटमेंट से ये पता लगाएंगे, मान लीजिए आपके पास जो है दो चार्ज है, यहाँ पे एक प्लस है, दो प्लस चार्ज है हमारे पास। ठीक है, तो ये इधर फोर्स लगाएगा, ये इसको इधर ढकेलेगा, ये इसको इधर ढकेलेगा, इनके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए r है। ओके, हमने r डिस्टेंस पे दोनों चार्ज को रखा हुआ है, तो ये इधर फोर्स लगाएगा और ये इधर एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे। तो यही बताना है हमको कि फोर्स कितना लगा रहे हैं। ठीक है, तो फोर्स जो लगा रहे हैं, तो फोर्स स्टेटमेंट में इसने बताया कि जो फोर्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके मैग्नीट्यूड के। मैग्नीट्यूड उनका कितना है, मैग्नीट्यूड है दो चार्ज, मान लीजिए यहाँ पे चार्ज जो है Q1 है और ये चार्ज है Q2, दो हमारे पास चार्ज है, तो Q1 अब प्रोडक्ट Q2 इनके प्रोडक्ट के बराबर होगा, और क्या है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जो है उनके बीच का जो दूरी है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, तो ये दो स्टेटमेंट इसने बताया। अब हम क्या करते हैं, अब इन्हीं दोनों स्टेटमेंट को हम जब एक साथ लिखेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। ओके, अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है इसको जब हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा K, क्या आ जाएगा K। हमारे पास जो है अब जगह नहीं है तो इसीलिए थोड़ा आगे करते हैं, आप लोग समझ जाइएगा, है ना। अब इसको जब हटाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ओके, यहाँ पे क्या है, K जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट इसी को कहते हैं, या ये बोल सकते हैं ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, या ये कह सकते हैं कि ये कूलम्ब कांस्टेंट है। ये कब आया, ये प्रोपोर्शनलिटी का जब साइन है ये हटा तो यहाँ पे K आ गया। समझ में आया। तो दो चार्ज के बीच में जो लगने वाला फोर्स है ये ढकेले रहा है एक दूसरे को, किस बल से ढकेलेगा, तो कूलम्ब ने बताया कि जो फोर्स लगेगा K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यही फोर्स लगेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जगह की कमी है तो हम थोड़ा इसको इरेज करते हैं, आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए और आगे देखते हैं।
तो चलो दोस्तों, पिछले स्लाइड पे हमने देखा कि कूलाम्ब लॉ का एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, यानी कूलाम्ब ने जो स्टेटमेंट दिया था कि चार्ज के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो क्या होता है, वो यहाँ देखिए क्या होता है। तो जो फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके चार्ज के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन की। ओके, इसे इक्वेशन हम 1 बोले थे। और जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस के, है ना। इस बात की क्या समझे आप, इस बात का मतलब यही है कि अगर दो हमारे पास चार्ज हैं, है ना, तो इस ये फोर्स इधर लगाएगा, ये इधर लगाएगा, हमेशा जो है एक लाइन की फोर्स लगाता है। तो ये जो मान लीजिए Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, लाइन की स्ट्रेट लाइन के लाइन फोर्स लगता है हमेशा। तो फोर्स जो निकल के आया था, फोर्स क्या निकला था जी, फोर्स निकला था F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसी को हम थोड़ा ढंग से लिखें, अगर प्रोपोर्शनलिटी का जब साइन खत्म होगा तो यहाँ पे इक्वल टू आ जाएगा और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट आ जाएगा K, तो हो जाएगा Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये आपका जो है कूलाम्ब फोर्स हो गया, यानी दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स रिपल्सन या अट्रैक्शन का लगेगा, कितना लगेगा, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये जो K होता है इसी K को हम बोलते हैं, इसी K को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या कूलाम्ब कांस्टेंट, है ना। इसी को बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ठीक है। इसी को आप ये भी बोल सकते हैं, ये क्या है, ये कूलाम्ब कांस्टेंट है, कूलाम्ब कांस्टेंट, या इसी को आप बोल सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना। इसी के को आप बोल सकते हैं क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। समझ में आया जी। तो चलिए ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या होता है, यानी कूलाम्ब कांस्टेंट, इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। तो कूलाम्ब कांस्टेंट, कूलाम्ब कांस्टेंट, ठीक है। कूलाम्ब कांस्टेंट हम कैसे निकालेंगे, देखिए कूलाम्ब कांस्टेंट क्या है, यही के तो है, यही के कूलाम्ब कांस्टेंट है। तो के कैसे आएगा, अगर R स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर दे, Q1 Q2 को इधर डिवाइड कर दे, तो हमारा क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कूलाम्ब कांस्टेंट के क्या हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा F इंटू R स्क्वायर अपन Q1 और Q2। ओके, तो ये आपका कूलाम्ब कांस्टेंट निकल गया। अब कूलाम्ब कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, यूनिट ही साथ लिख लेते हैं। तो हम जानते हैं फोर्स का जो यूनिट होता है क्या होता है, न्यूटन। ओके, R स्क्वायर, R क्या है, इसमें डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। चार्ज का क्या होता है, कूलाम्ब, तो दो चार्ज हैं तो कूलाम्ब स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो इसका यूनिट क्या आ गया, तो यूनिट हम लिखेंगे, किसका यूनिट है, कूलाम्ब कांस्टेंट का, ठीक है। तो यूनिट जब कूलाम्ब को ऊपर इधर भेजेंगे तो इसको लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलाम्ब पे -2, है ना। ये यूनिट है, किसका यूनिट है, कूलाम्ब कांस्टेंट का, है ना, कूलाम्ब कांस्टेंट। ओके, अब ये जो कूलाम्ब कांस्टेंट होता है दो बातों पे डिपेंड करता है ना। किस बात पे डिपेंड करता है, पहली बात ये डिपेंड करता है कि जो ये के है, के आप किस मीडियम में रखे हैं चार्ज को आप किस मीडियम में रखे हैं, इस बात पे डिपेंड करता है। देखिए अगर आप चार्ज को उठा के हवा में रखते हैं तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, अगर चार्ज को उठा के आप पानी में रख दें तो फोर्स कम हो जाता है, अगर आप प्लास्टिक पे रख दें तो फोर्स और कम हो जाएगा, शीशे में रख दें तो फोर्स और कम हो जाएगा। सबसे ज़्यादा किसी चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स होता है वो वैक्यूम में होता है, किसमें, वैक्यूम में, बहुत सही। तो इस किस पे डिपेंड करेगा, के, यानी कूलाम्ब कांस्टेंट किस पे डिपेंड करेगा कि आप मीडियम में कहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है, इस बात पे डिपेंड करेगा। जैसा मीडियम वैसा फोर्स, हवा में कुछ नहीं होता है, वैक्यूम में कुछ नहीं होता है, इसलिए फोर्स ज़्यादा लगेगा क्योंकि रोकने वाला कोई नहीं होगा फोर्स को, है ना। अब पानी में क्या होता है, वो फोर्स को कम कर देता है, प्लास्टिक में रखेंगे तो फोर्स और कम हो जाएगा, शीशा में रखेंगे कम हो जाएगा, है ना। तो डिपेंडेंसी हम लिखेंगे जी, चलिए। तो हाँ, ये किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, यहाँ पे डिपेंडेंसी। ओके, तो डिपेंडेंसी पहला लिखवाते हैं, सुंदर सुंदर, है ना। इट्स डिपेंड, डिपेंड नेचर ऑफ
मीडियम बिटवीन, ई शॉर्ट फॉर्म में बिटवीन है हमारा, ठीक है, बिटवीन चार्ज। तो आप चार्ज को किस मीडियम में रखते हैं इस बात पे डिपेंड करेगा कि फोर्स कितना लगेगा, है ना। अगर मीडियम हल्का होगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, मीडियम खतरनाक होगा, मान लीजिए पानी वानी प्लास्टिक, तो फोर्स घट जाएगा। और दूसरा डिपेंड करेगा सिस्टम ऑफ यूनिट पे, सिस्टम ऑफ यूनिट पे, ठीक है। ये दो बातों पे जो है डिपेंड करता है। इसको लिखिए आप। इसके बाद हम देखेंगे कि हम कूलाम्ब फोर्स को अप्लाई कहाँ कहाँ कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हर चीज को जो है अप्लाई करने का कुछ ना कुछ कंडीशन होता है ना। जैसे मान लीजिए अगर आपको जो है बुखार है तो खांसी की दवा से तो आप ठीक होंगे नहीं, आपको बुखार है तो आपको बुखार की दवा देना पड़ेगा। तो हर चीज का कंडीशन होता है। तो कूलाम्ब ने जो लॉ बनाया है फोर्स निकालने का चार्ज के बीच में, वो हर जगह नहीं अप्लाई होता है, उसके लिए कुछ कंडीशन होते हैं। तो जब कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वहीं पे ही अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसको लिखिए, फटाफट आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों अब हम ये देखेंगे कि जो कूलाम्ब लॉ होता है उसको अप्लाई कहाँ पे करना है ना, क्योंकि हर रूल को आप हर जगह नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो कूलाम्ब ने बताया कि इस नियम को आप कहाँ लगा सकते हैं, यानी चार्ज किस अवस्था में होना चाहिए तभी जो है रूल लग सकता है, तभी हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कौन सा फोर्स, दो चार्ज के बीच में, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो चलिए किसके किसके लिए एप्लीकेबल होता है, तो ये एप्लीकेबल दिख रहा है जी बोर्ड पे, है एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज। ये जो लॉ होता है कूलाम्ब लॉ, ये एप्लीकेबल होता है किस पे, पॉइंट चार्ज के लिए। यानी चार्ज जो रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, पॉइंट चार्ज। तो देखिए पॉइंट चार्ज का मतलब बस यही नहीं होता है कि जो बहुत छोटा सा चार्ज हो, चार्ज छोटा नहीं होता, मास छोटा होता है, मास। चार्ज कभी जो है अकेले नहीं आता है, चार्ज जो है हमेशा किस पे आता है, मास पे। तो मास अब जितना ज़्यादा छोटा करते जाएंगे उतना ज़्यादा छोटा चार्ज बनता जाएगा, ठीक है। तो उसी को कहते हैं हम पॉइंट चार्ज। तो इसमें मास छोटा होता है। सबसे ज़्यादा छोटा चार्ज तो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इससे ज़्यादा छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो मास जो है छोटा होना चाहिए। तो अगर ऐसा नहीं है तो पॉइंट चार्ज हम किसको बोलेंगे, जरूरी थोड़ी ना कि हर बार मास जो है छोटा रहे, हो सकता है मास बड़ा बड़ा है, तो हम कैसे उसे पॉइंट चार्ज कंसीडर करेंगे। देखिए अगर हमारे पास मास बड़ा बड़ा है तो भी अगर इनके बीच के डिस्टेंस को हम इनके कंपेयर में बढ़ा दें, ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर कर देते हैं इनके बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के हिसाब से ये जो चार्ज है छोटे छोटे दिख रहे हैं, दिख रहा है ना, तो इसे हम बोलेंगे पॉइंट चार्ज। समझ में आया। तो पॉइंट चार्ज कैसे बोलेंगे, देखिए यहाँ पे फटाफट अभी समझा देते हैं। मान लीजिए आपके पास दो चार्ज हैं प्लस प्लस, ठीक है, इन दोनों को आप उठा के दूर दूर रख दीजिए। जब दूर दूर रखेंगे तो इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, है ना। जब डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो मान लीजिए डिस्टेंस है, बहुत बड़ा सा डिस्टेंस है, तो अब छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, अब ये पॉइंट की तरह हमें दिख रहे हैं चार्ज। जब इनके बीच की दूरी को बहुत बढ़ा देंगे तो इस चार्ज को बोलेंगे हम पॉइंट चार्ज। कौन सा चार्ज, पॉइंट चार्ज। जब चार्ज के बीच का डिस्टेंस उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है तो जो चार्ज होता है उसी को हम पॉइंट चार्ज कहते हैं, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या बताया कूलाम्ब ने, कूलाम्ब ने ये कहा कि ये एप्लीकेबल केवल तभी होता है, आप फोर्स तभी निकाल सकते हैं जब चार्ज जो है स्टैटिक रहे। एप्लीकेबल फॉर स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक का मतलब ये होता है कि चार्ज जो है रुका रहना चाहिए, है ना, चार्ज को दौड़ाना नहीं है। चार्ज जब दौड़ेगा उस समय हम फोर्स नहीं निकाल सकते हैं। तो चार्ज जो है हमेशा रुका हुआ रहना चाहिए। तो चार्ज कहाँ रहना चाहिए, स्टैटिक, स्टेशनरी, ठीक है। तीसरा कंडीशन बताया, कौन बताया, कूलाम्ब ने। तीसरा कंडीशन कूलाम्ब ने ये कहा कि चार्जेस मस्ट बी फॉर एनफ। इसका मतलब क्या है, ये एफ आर वाला फॉर नहीं है, ये एफ आर वाला है। फॉर मतलब होता है कि डिस्टेंस, दूरी, ठीक है। तो देखिए चार्ज मस्ट बी फॉर एनफ, यानी चार्जों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होना चाहिए। जब डिस्टेंस होगा तभी हम ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, तभी हम फोर्स निकाल सकते हैं। अगर डिस्टेंस नहीं होगा तो फोर्स नहीं निकाल सकते हैं। जैसे कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे चार्ज आपके पास दो चार्ज रखे हुए हैं, इनके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए क्या है, आर है,
और ये इधर फोर्स लगा गया, इधर फोर्स, तब हम यहाँ पे अप्लीकेबल कर सकते हैं। लेकिन यहीं पे देखिए, अगर हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है एटम के अंदर, आप जो देखेंगे न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे को ऐसे जकड़ के अंदर न्यूक्लियस में रहते हैं, तो प्रोटॉन के बीच में गैप नहीं रहता है ना। तो प्रोटॉन के बीच में गैप नहीं रहता है, जैसा आप फोटो में ऊपर देख रहे हैं, है ना। तो उसमें क्या है, उसमें प्रोटॉन के बीच में क्या है, गैप नहीं है, यानी डिस्टेंस नहीं है, तो वहाँ हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो जो है जब हम न्यूक्लियस बनाएंगे, मान लीजिए न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्लस चार्ज रहता है और न्यूट्रॉन भी रहते हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन भी। तो इनके बीच में कोई भी गैप, देखिए यहाँ पे डिस्टेंस नहीं रहता है। डिस्टेंस ना होने के कारण जो है इनके बीच में एक अलग फोर्स काम करता है, जिस फोर्स का नाम होता है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, है ना। ये स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है, न्यूक्लियर फोर्स, कि वहां पे कूलाम्ब फोर्स काम करना बंद कर देता है। तो कूलाम्ब फोर्स नहीं लग पाता है, किसकी वजह से, न्यूक्लियर फोर्स की वजह से, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग फोर्स होता है। तो इसीलिए हम जो है, जब चार्ज एक दूसरे के पास एकदम बिल्कुल रहेंगे, इनके बीच में डिस्टेंस नहीं रहेगा, तो हम जो है वहां पे कूलाम्ब अप्लाई नहीं कर सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कांट अप्लाई कूलाम्ब ला, है ना, कांट अप्लाई कूलाम्ब ला। क्यों, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो है न्यूक्लियर फोर्स लगता है पॉजिटिव के बीच में, ठीक। तो पॉजिटिव यानी दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस होना जरूरी है। जब डिस्टेंस रहेगा तभी हम जो है ये फोर्स निकाल सकते हैं, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर वाला फार्मूला लगा के। अगर उनके बीच में डिस्टेंस नहीं है तो हम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये था कि कंडीशन कूलाम्ब लॉ को हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। चलिए अब जो है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अभी इसका हम देखेंगे कूलाम्ब फोर्स जो लग रहा है, इसका वेक्टोरियल फॉर्म क्या होता है। वेक्टोरियल मतलब वेक्टर के फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है।